Bismillahirrahmanirrahim. Today, guys, we are talking about "Ode to the Nightingale" by John Keats. ये आज का part 2 and this is also our last part. So we have actually already observed the personal feelings of this poem of this poet, where he actually told us about her personal expressions, yeah, catharsis, where he said that my heart aches, and you can say that are drowsy, numbless pains, and my senses even as though of the hemlock I had drunk, or the appetite some of the dull of peach to the trains, and 1 minute past I laid words had sunk. So just like these lines we have already, you can say, learn and ये भी हमने देखा है कि इसके अंदर एक्चुअली जो है वो नाइटिंगेल के जो सॉन्ग की प्रेस कर रहा है कि इतना कितना खूबसूरत गाती है। ठीक है, इसके इसके सुनते ही मैं मतलब नहीं फ्लैश मोड में चला गया हूँ, मैंने मैंने क्या क्या देख रहा हूँ। सो आज के जो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ रखा है, अगर आपने वो नहीं सुना तो देन आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। नो, वी आर मूविंग टूवर्ड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पोम। पहले 4 स्टैंजा वी हैव ऑलरेडी जो है वो finished in our first part, and remaining stanzas we will cover as soon as possible in this video. So हमारे साथ रहिएगा, let's get start. अब पहले पार्ट के अंदर तो हमने देखा है कि जॉन कीट जो है वो जंगलों के अंदर है और वो नाइटिंगेल के साथ हैं, वो और अपने मतलब इमेजिनेशन के फुल पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं। और इवन कि वो कह रहा है कि आई कांट सी कि व्हाट द फ्लावर्स आर एट माय फीट, कि मुझे इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है कि कौन से फ्लावर्स जो हैं वो मेरे पाँव के ऊपर हैं, मैं उनको रोनते जा रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, मैं उनको देख ही नहीं सकता। एक्चुअली वहां पे वो अंधेरा था, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ा है। फिर आगे कहता है कि नोर व्हाट द सॉफ्ट इंसेंसेस हंग्स upon द बो। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉफ्ट इंसेंस हैं, जो कि वहां से खुशबू आ रही है, इवन दो कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये किस जो है वो किस फूल की आ रही है या किस डाल से टंगे हुए फूल से खुशबू आ रही है, इवन दो कि मैं इस चीज को भी नहीं देख सकता। बट इन एम्बाम्ड डार्कनेस, एम्बाम्ड मीन यहाँ पे हम लेंगे एक फ्रेगनेंस टाइप की एक इंतहाई खुशबू जिसे कहते हैं। लेकिन इस इंतहाई खुशबूदार डार्कनेस के अंदर, रात के अंदर, नो डाउट कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के जो है वो डार्कनेस है तो मैं उसको जो है देख नहीं सकता। कहता कि ऐसा नहीं है, बट आई कैन गेस ईच स्वीट। लेकिन मैं हर स्वीट जहाँ से हर खुशबू निकल रही है, जिस पौधे से, जिस फ्लावर से खुशबू निकल रही है, उसके फूल से खुशबू निकल रही है, मैं उसको गेस कर सकता हूँ कि एक्चुअली कहाँ से निकल रही है। अब एक्चुअली वो बात करने लगा है कि कहता है कि वेयर विथ द सीजनेबल मंथ एंड जो है वो एंड यू। अब यहाँ पे जो सीजनेबल मंथ है वो मई के मंथ को एक्चुअली कहते हैं, फिफ्थ मंथ ऑफ आवर यू कैन से डेट के एकेडमिक कैलेंडर्स। तो ये जो ऑफ आवर कैलेंडर्स, तो एक्चुअली जो सीजनेबल मंथ होता है उसको कहते हैं हम मई का मंथ। कहता है कि ये जो मई के मंथ के अंदर जो है ये सारे के सारे इनकी प्रोडक्शन हुई है, ये मई के मंथ के अंदर इनकी परवान हुई है। और वहाँ एक्चुअली मंथ के मई मंथ के महीने में एक्चुअली क्या क्या है, वहाँ पे ग्रास हैं, फिर उसके बाद थिंकेट्स हैं, और जो फ्रूट ट्री हैं कुछ उस जंगल्स के अंदर, वाइल्ड मीन उस जंगल के अंदर, उस साथ साथ क्या है, वाइट हाथोन्स हैं उसके साथ साथ उस मई के महीने के अंदर जिनकी प्रोडक्शन हो रही है। और हाथोन के बारे में बताता जाऊँ तो ये भी एक्चुअली एक जस्ट लाइक अ फ्लावर, ये भी फ्लावर की एक टाइप होती है, लेकिन ये बहुत ही फ्रेगनेंस वाली होती है। और दूसरे फूल की कैटेगरी ये बता रहा है कि एंड द पास्टरल्स इंग्लेंटाइन, इंग्लेंटाइन भी जस्ट लाइक अ फूल की तरह होता है, और पास्टल मीन जो जिसको बहुत ज्यादा खुशबू वाला होता है। ठीक है, ये दो फूल की यहाँ तक जो है वो डेफिनेशन को बयान कर चुका है वो। और फिर तीसरी के कौन सी कैटेगरी बता रहा है फूल की, वो तीसरी वॉयलेट की कैटेगरी बता रहा है फूल की। और फास्ट वेडिंग मीन जो जल्दी जो है मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, कवर्ड अप विद लीव, जिनको फूलों के अंदर जो पत्तों के अंदर जल्दी ही ढांप दिया जाता है। एंड मिड मेस एल्डेस्ट चाइल्ड, और चूंकि ये के मिड मे के सबसे पहले उगने वाले फ्लावर्स में से ये जो तीन कैटेगरीज हैं, ये वो फूल हैं जो मई के मिड तक सबसे पहले उगने वाले फूल हैं। सो इसलिए इनको जो है वो एल्डेस्ट चाइल्ड कह रहा है कि सबसे पहले उगने वाले में सबसे पहले बच्चे। And coming the mast rose full of the davy wine, and the murmurous haunts of the flies on the summer eves.
अब इन दोनों लाइंस का मतलब ये निकलेगा कि जो समर ईव है ना, जो समर की नाइट होती है, इवनिंग होती है, वहां जो मधुमक्खियां होती है ना, उनका एक क्राउड जो है वो निकलता है। तो वो किसके ऊपर से, उसका एक ग्रुप ऑफ द मधुमक्खी कहाँ से किसके ऊपर से निकलती है, वो मस्क रोजेस के ऊपर से जो है वो होके गुजरती है, ये याद रखिएगा। अब एक्चुअली ये एक ऐसा चौक है, कोई ऐसा दरख्त है, या कोई ऐसी बहुत फेवरेट प्लेस है जहां पे सारी मधुमक्खियां जो है मस्क रोजेस के ऊपर आके खड़ी होती है, वहीं सारी की सारी इकट्ठी होती हैं। नो, एक्चुअली वी आर मूविंग टुवर्ड आवर सिक्स स्टैंजा। आगे कहता है कि डार्कलिंग मीन डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब कि रात के अंधेरे, आई लिसन, मैं सुनता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इसका। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे क्या सुन रहा है वो, एक एक्चुअली नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुन रहा है जिसको वो आइडेंटिफाई करवा रहा है। फिर कहता है कि फॉर मेनी अ टाइम्स आई हैव बीन हाफ इन लव विद द ईजफुल डेथ। ठीक है, अब एक्चुअली अगर हम इसको डीप एनालिसिस देखें, इसका करें, तो एक्चुअली इसमें कीट जो है वो अपने एक्सप्रेशंस को, खुद के एक्सप्रेशंस को जो उसके साथ हो चुके हैं उसको शो करवा रहा है। कहता है कि मैंने पास्ट के अंदर कहीं देखी है, किस चीज को देखा है, मैंने डेथ को देखा है। तो ऑलमोस्ट वो लव के प्रेम के अंदर डेथ में तकरीबन ईसफुल डेथ तक पहुंच चुके थे, हाफ इन लव, तकरीबन आधी मौत तो इनकी वाकया हो चुकी। इन शॉर्ट ये मतलब है कि वो लव में पढ़ने के बाद खुद को जो है ऐसे लगता था कि जैसे हाफ लाइफ उनकी खत्म हो चुकी है, मतलब आधी, आधे तकरीबन वो मौत के अंदर, मौत की बीमारी के अंदर गिर के आधे तकरीबन वो मर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो ईजफुल डेथ का यहाँ जिक्र हुआ है ना, ईजफुल डेथ का मतलब ये होता है कि इंतहाई खूबसूरत, बिल्कुल पुरस्कून के साथ मौत आना। तो लव एक ऐसी चीज थी कि जो पिछले सारे उसके गम उसने जो है वो लव ने बुला दिए थे। तो वो कहते जो मेरी पिछली सारी जिंदगी थी ना, हाफ लाइफ थी, वो तकरीबन खत्म हो चुकी थी, किसके आने से, लव के आने से। फिर कहता है कि कार्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मैनी अम्यूज्ड राइम। अब इसने अपनी बहुत सारी जो हार्टफुल और रिफ्लेक्टिव टाइप्स की जो पोम्स होती हैं उसके अंदर क्या क्या किया है एक्चुअली उन्होंने तकरीबन हाफ एन आवर के अंदर, और जितनी भी तकरीबन इसकी पोम्स गुजरी हैं उसके अंदर आप उसको डीप एनालिसिस के साथ अगर देखें, तो वो डेथ के साथ तकरीबन अपोलोजाइज करता है, उनसे अपील करता है। अब बात यह है कि किस चीज की अपील करता है, वो इस चीज की अपील करता है कि टू टेक इनटू द एयर, ठीक है, माई क्वाइट ब्रीथ, के जो मेरी सांसें हैं इसको तकरीबन शांति के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ ले जा। फिर कहता है कि नो मोर देन एवर सीम्स टू रिच टू डाई। ठीक है, अगर हम यहां तक देखें इस लाइन को, अच्छा, इतनी ही पर्टिकुलर टाइम्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो कीट को डेथ इतनी अट्रैक्टिव लग रही है ना, इतनी अट्रैक्शंस उसकी डेथ के साथ हो रही है, तो माना जाए कि कभी भी उसको ऐसी रियलाइजेशंस नहीं हुई जैसे कि अब उसको डाई को देख के हो रही है, डेथ को देख के हो रही है। फिर आगे वो क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि टू सीज ओपन द मिडनाइट विद नो पेन, कि कीट जो है इस पेन के अंदर ही सफर करना चाहते हैं, इस पेन के अंदर ही मरना चाहते हैं, कि नहीं इसी पेनफुल जो है वो सांसें जो अभी उसकी गुजर रही हैं राइट नो, उसी के अंदर उसकी डेथ वाकया हो जाए। मतलब कि इसी मिडनाइट के अंदर, ये जो अभी मिडनाइट गुजर रही है जहां नाइटिंगेल गा रही है, चाहे उसको तो है वो पेन के अंदर सफर कर रहा है, लेकिन उसके गाने से उसको सुकून महसूस हो रहा है, तो वो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि इसी मिडनाइट के अंदर मेरी डेथ हो जाए। मतलब कि वाइल दो आर्ट, ठीक है, pouring the fourth they soul abroad in such an ecstasy। मतलब ये कि जितना नाइटिंगेल बिल्कुल एक फ्री टाइम के अंदर होके इतना खूबसूरत अपनी सोल के साथ उसको परफॉर्म कर रही है, उस सॉन्ग को गा रही है, कि जस्ट लाइक एन एस्टेसी की टाइप का गा रही है, मतलब कि बिल्कुल सुकून में असर करवा रही है वो। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज हेयर के स्टिल वुडस्ट दो सिंग, तो तुम तब भी गा रहे होंगे, कब की बात कर रहा है, एंड आई हैव ईयर माई ईयर इन वेन, और तब मेरे कान जो है वो तुम्हारी आवाज को नहीं सुन पाएंगे क्योंकि मैं जमीन का हिस्सा हो चुका हूँ, तब मैं डेथ, मेरी डेथ वाकया हो चुकी होगी और तुम गा रही भी होगी, तो मैं तुम्हारी आवाज को नहीं सुन सकता। फिर कहते हैं कि टू दाई द हाई रिक्वेम बिकम अ सोट, और अचानक जो तुम्हारा सॉन्ग है वो एक बिल्कुल दुख भरे गाने के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल एक सैड टाइप के गाने के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कि तब तो तुम सैड सॉन्ग ही मेरे लिए गाओगी ना। नो, वी आर मूविंग टुवर्ड द सेवन स्टेंजा ऑफ दिस। फिर यहाँ पे एक्चुअली वो क्या बोलता है, कहता है कि दो वास्ट नॉट बोर्न
फॉर डेथ, कि तुम मरने के लिए जो है वो पैदा नहीं हुए हो। रादर देन कि यू आर अ इमोर्टल बर्ड, कि तुम तो ऐसी बर्ड हो जिसको कभी मौत नहीं आने वाली। इमोर्टल मीन कभी मौत ना आने वाली बर्ड हो। और इवन देन के नो हंग्री जनरेशन, और ना ये भूखी नंगी जनरेशन जो है वो ट्रीट दे डोंट, तुम्हें जो है वो झुका सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। द वॉइस, ये जो मैं आवाज सुन रहा हूं, आई हेयर दिस पासिंग नाइट, और ये जो गुजरती हुई रात के साथ मैं तुम्हारी ब्यूटीफुल आवाज, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन रहा हूं। आगे कहता है कि was heard in ancient days by the emperor and सॉरी, एंशियंट एंड क्लोन की बात कर रहा है। एंशियंट डेज, पुराने दिनों में, जब कहाँ पे एम्परर, जब बादशाह हुआ करते थे, उनके जरिए भी और उनके क्लोन के जरिए भी इस सॉन्ग को जो है वो सुना गया होगा, जिस तरह के मैं आज की रात में सुन रहा हूँ। आगे कहता है कि परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ, कहता है कि दो द सैड हर्ट ऑफ द रुथ, और शायद यही जो सेम सॉन्ग है वो रुथ ने भी सुना होगा, जिसकी वजह से वो इंतहाई जो है वो इम्प्रेस हो गई है। या फिर एक तो रीजन ये हो सकती है, या दूसरी रीजन हो सकती है कि वैन सिक फॉर होम, लेकिन जिसकी वजह, दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि वो छुट्टी लेके घर जाना चाहती हो, या जिसकी वजह से वो घर जाना चाहती हो। शी स्टूड इन द टीयर्स एम्ड द एलियन कॉल, और मतलब कि कैसी अननोन जगह पर, जहाँ पे कोई खेत वगैरह हैं, ठीक है, कौन के खेत वगैरह, वहां खड़ी होकर जो है वो तुम्हारी जो है वो इस सॉन्ग को, ब्यूटीफुल वॉइस को जो है वो सराह रही हो, ब्यूटीफुल वॉइस को वो सुन रही हो। अच्छा, रुथ के बारे में अगर बता दूं ना, तो रुथ एक बाइबल के अंदर जो है वो बाइबल से लिया गया है, और एक जो है वो मतलब एक अच्छा खासा जो है एक लिंक दूसरी साइड पे निकल जाता है, उसके लिए तकरीबन आधा लेक्चर लग जाता है। तो वो भी मतलब कि जो है एक महारानी टाइप लगा लें, कि वो भी अपने राजा से नाराज होके एक पीस वाली जगह पर चली गई थी। एक्चुअली वहां से इसको आइडेंटिफाई किया गया है। आगे हम इन तीन लाइंस का इकट्ठा करेंगे। द सेम डेट ऑफ टाइम्स हाथ charm the magic casements opening on the foam of the perilous seas and the fairy lands for। अब इसका मतलब यह है कि एक ऐसा ही सेम सॉन्ग जो है वो एक मैजिक किले की मैजिक ओपनिंग मीन, ओपनिंग ऑन द फॉर्म मीन के उसकी विंडो से, मैजिक विंडो से, मैजिक किले की मैजिक विंडो से सुना गया होगा। एंड वेयर दिस फोर्ट एक्चुअली एग्जिस्टेड, वो कहाँ पे एक्चुअली मौजूद है, और वो एक खतरनाक समुंदर के एक सी पोर्ट के अंदर जो है, मतलब खतरनाक समुंदर के किनारे पर वाक़या है। So actually no, you understand very well now, we are moving toward our next and last stanza of this poem। आगे कहता है कि फॉर लॉन मीन के इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, या मुझे ऐसा लगता है। अब मुझे कैसा लग रहा है, कहता है कि द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल, कि ये जो वर्ड है ना फॉरलॉन, ये जस्ट लाइक एक बैल की तरह है, बैल के वर्ड की तरह, जैसे एक बैल का वर्ड होता है वैसे ये वर्ड है। टू टेल मी, टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ। और अब एक्चुअली ये हमारी बात करने लगा है कि जस्ट लाइक हम सुबह उठते हुए अलार्म लगाते हैं, तो अलार्म बजता तो हम जाग जाते हैं, तो कहते हैं ये जो बेल का वर्ड है ना, ये भी एक मेरे लिए जो है, ये बेल का वर्ड बजा है मेरे कानों तक, उसकी आवाज़ पहुंची है, तो मैं दोबारा अपनी असली ज़िंदगी के अंदर आ गया हूँ, या इस वर्ड ने मुझे जो है वो जगाया है। मेन टू से कि ये नाइटिंगेल ने जो सॉन्ग गाया है, कहता है कि ये जो मुझे रियलिटी की वर्ड जो है वो खींच लाया है आगे। मैं इमेजिनेशन के अंदर जी रहा था, पता नहीं कहाँ जी रहा था, लेकिन अब मैं रियल लाइफ के अंदर आया हूँ। अब एडियो का वर्ड जो है हम फेयरवेल के लिए यूज करते हैं, मतलब अलविदा के लिए यूज करते हैं। एंड द फैंसी कांट चीट सो वेल, अब यहाँ पे वो उन सपनों को एक्चुअली कह रहा है कि उठ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अब ये जो सपने हैं मुझे ज्यादा देर तक मतलब इसी सिचुएशंस के अंदर नहीं गुजार सकते। मतलब कि एज शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ, क्योंकि कीट के द्वारा अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो कहता है कि ये जो डिसीविंग इल्फ कहते हैं धोखा देने वाली, और यहाँ फेम्ड टू कहता है कि ये जो नाइटिंगेल है ये एक्चुअली धोखा देने की जो है वो धोखे की सेंस के अंदर आती है, कि ये जो गाना बजाती है ना या गाना गाती है तो ये धोखे की सेंस के अंदर आता है। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इस चीज को वो आइडेंटिफाई कर रहा है कीट। अब फिर यहाँ पे अब इस चीज को देखे ना कि ये बड़ा अख्तास आ गया है अब इस जो एक्चुअली है पोम के अंदर जो है वो नाइटिंगेल से। आगे कहता है कि एड यू प्लीज जाओ एंड जाओ, एंड द प्लेंटिव एंथम फेड, और ये जो तुम्हारा दर्द भरा सॉन्ग है ना वो अब फेड लगने लगा है मुझे,
जो है वो प्लेंसिव टाइप का लगने लगा है, सो इसलिए जाओ, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा अकता रहा है इस सॉन्ग के साथ जो है एक्चुअली। अब तक अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। स्टार्ट के अंदर इसको बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब हर चीज़ ठीक ठाक लग रही थी इसको। वो कहता था मैं तुम्हारे साथ उड़ना चाहता हूँ, फलान, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे आके एक्चुअली उसको जो है ना वो बहुत बुरा लग रहा है। अब क्या कह रहा है कि अब तुम्हारी आवाज मुझे कहाँ से आ रही है, पास द नियर मेडोस। अब तुम्हारी आवाज मुझे जो आसपास का जो जंगल है या जो घास वगैरह है वहां से मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है, जो पास वाला पार्क टाइप लगा रही है, कोई घास वगैरह उधर होगी वहां से आ रही है। फिर आगे जाके कहता है कि ओवर द स्टील स्ट्रीम, लेकिन अब मुझे जो है वो तुम्हारी आवाज नदी के ऊपर किनारे, नदी के जो ऊपर थोड़ी सी हिल होगी वहां से आ रही है तुम्हारी, मतलब नदी के करीब से तुम्हारी आवाज मुझे अब आ रही है। फिर आगे जाके कह रहा है कि अब तुम्हें मुझे तुम्हारी आवाज कहाँ से आ रही है, अप द हिल साइड, मतलब एक पहाड़ियों वाली साइड से अब मुझे जो है वो तुम्हारी आवाज आ रही है। एंड नो, और अब क्या हो रहा है, इट्स इज बरीड डीप, और अब तो ये बरीड हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, मुझे तुम्हारी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। और फिर क्या कहता है कि इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, और अब तुम्हारी आवाज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी वैली को छोड़कर अगली वाली वैली के अंदर जो है वो सफर कर रही है, मेरी वाली वैली से गुजर गई है। फिर कहता है कि मुझे कंफर्म करवाओ कि वाज इट अ विजन, क्या ये एक ड्रीम था, इज इट अ ड्रीम, या फिर ऐसा हो रहा था कि और वॉकिंग ड्रीम, या मैं जागते जागते मतलब चल रहा हूँ तो फिर सपना देख रहा हूँ, ये तो कंफर्म करवाओ। फिर एक्चुअली आगे कह रहा है कि फेट डेट म्यूजिक, क्या ये जो मैंने अभी म्यूजिक सुना है ये मैंने कहाँ सुना है, डू आई वेक, क्या मैं तब जाग रहा था, या स्लीप, कि या मैं सो रहा था। एक्चुअली आपने यहाँ तक देखा होगा तो पोइट को कुछ पता नहीं चल रहा कि उस एक्चुअली ये जो सॉन्ग है उसने कहाँ सुना है। फिर उसके साथ आप देखा होगा कि वो कुछ, वो कहते हैं ना बोंगिया टाइप सी बातें, कि मतलब अभी मुझे तेरी आवाज़ मैं अभी सुन रहा हूँ, अभी तुम्हारी आवाज़ मुझे स्ट्रीम की तरफ से आ रही है, अभी तुम्हारी आवाज़ मुझे अभी मेडोज की तरफ से आ रही है, अभी तुम्हारी आवाज़ मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मेरी वैली को छोड़कर अगली वैली से आ रही है। फिर आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल गायब सी हो रही है, ठीक है। और फिर ऐसे लगता है कि यार मुझे ये बता दो ये ड्रीम था, मैं ख्वाब में तो नहीं सब कुछ तुम्हारा सॉन्ग सुन रहा था, या ऐसा तो नहीं है कि मैं उस वक्त चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ सम टाइम ऐसे भी लोग होते हैं जो ख्वाब के अंदर चलते हैं, उसके अंदर सॉन्ग सुन रहा था। फिर कहते हैं कि एटलीस्ट बता तो दो ना कि ये ख्वाब था या क्या चीज़ था। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो नो वी हैव फिनिश्ड दिस पोइम ऑफ जॉन कीट्स, ठीक है। ये बहुत ब्यूटीफुल पोम थी जो कि उसके मतलब एक बेस्ट फॉर्म्स के अंदर, बेस्ट वर्क के अंदर इसका नाम कंसीडर्ड किया जाता है। सो इफ यू अंडरस्टैंड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आवर चैनल विद अदर फ्रेंड्स। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ही मजे करते रहो। अल्लाह हाफिज।